एएनसी डिलीवरी और पोस्ट डिलीवरी, यहाँ पर इतनी सारी चीजों पर फोकस किया जाता है। में हम एंटीनेटल केयर, क्वालिटी एंटीनेटल केयर, मतलब ये कि हमें एम्बुलेंस की जरूरत होगी हम देंगे, आपको मेडिसिन की जरूरत हम देंगे फ्री। इसमें कुछ योजनाओं के नाम एक बार रिकॉल कर लें। PMSSY स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, ये क्या होता है? एम्स जैसे इंस्टीट्यूट के सेटअप करने के बाद PMSSY, ये बहुत ही शानदार योजना है जो ICDS के तहत लागू की गई है। आप इसमें देखेंगे इसकी जो टारगेट है वो ये है, स्कूल में अटेंडेंस बढ़े। हम क्या करते हैं, तुरंत अगर हमें कंफर्म हो गया कि HIV पॉजिटिव केस है तो CD4 काउंट कुछ भी हमें मेडिकेशन स्टार्ट कर देना है। 1 दिसंबर 2022 को जो आए हुए वो हैं, उसमें HIV के प्रिवेलेंस जो 15 साल से 50 साल की उम्र तक 0.21% है। इसमें 2016 में 6th डिजीज को ऐड किया गया जो कि रिफ्रैक्टिव एरर रहा है। नमस्कार, आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जो PMMVY के तौर पर जाना जाता है। यह बेसिकली पिछले जो सरकारों के द्वारा चलाई जाने वाली GSY स्कीम था, उसी से बेहतर बना करके इसे इम्प्लीमेंट किया गया है। PMMVY जो योजना है, जिसमें प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना इसे वर्तमान समय में नाम दिया जा रहा है। इसका मकसद क्या है? हॉस्पिटल या इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को प्रमोट किया जाए। इसके मकसद को पूरा करने के लिए हम कैश बेनिफिट यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। GSY से बेहतर, जैसे पहले था JSSK, ज्यादा बड़े लेवल पर हम शिशु सुरक्षा को भी लेकर के ध्यान देते थे, वैसे ही वर्तमान सरकार ने इसी प्लान को और बड़े लेवल पर सुमन प्रोजेक्ट के तहत हमारे देश में इंप्लीमेंट किया है। तो चलते हैं, बात करते हैं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। जैसे JSY में कैश बेनिफिट दी जाती थी, वैसे यहाँ पर मॉनेटरी बेनिफिट दी जाती है PMMVY स्कीम के तहत। इसमें मॉनेटरी बेनिफिट स्कीम या प्रेगनेंसी एड योजना इसे कहते हैं। इसे मिनिस्ट्री जो है, वुमेन चाइल्ड जो डिपार्टमेंट है, वो इसे दे रहा है। इम्प्लीमेंटेड जो इसे किया गया है वो ICDS, वही ऑर्गेनाइजेशन जो आंगनबाड़ी भारत में चलाती है, उसी के द्वारा इसे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। क्राइटेरिया क्या है? फर्स्ट प्रेगनेंसी टू BPL फीमेल। इसके अलावा इसको और भी ब्रॉड लेवल पर वर्तमान समय में इम्प्लीमेंट किया गया है। ऐसी लेडीज या ऐसी फैमिली जिसकी वो लेडी हो जिनकी फैमिली एनुअल इनकम 8 लाख रुपए से कम हो, मनरेगा का उनके पास जॉब कार्ड हो, या कृषि सम्मान निधि उनको के वो लाभार्थी हो, ई श्रम कार्ड उनके पास हो, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी आयुष्मान भारत के वो लाभार्थी हो, BPL कार्ड वाले हो। मतलब ये कि गरीब सेक्टर को लाभ पहुंचाने की कोशिश है। आंशिक या पूर्ण रूप से जो दिव्यांग जन हैं, SC ST कम्युनिटी की आने वाली लेडीज, या फिर प्रेग्नेंट या आंगनवाड़ी जो सेविकाएं, सहायिकाएं या आशा की कार्यकर्ता हैं, उनके लेवल पर ये दिया जा रहा है। और देखने वाली बात है कि इसमें पहली बार मां बनने पर 5,000 रुपए देने की बात कही जा रही है। इसमें जब पहली बार प्रेगनेंसी हो गई, रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आते हैं और एक बार कम से कम ANC चेकअप कराए हों, तो उस समय 3,000 रुपीज रिलीज कर दिए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट, अगर उन्होंने फिर से कंसीव किया और इस दौरान कंसीव तो कर लिया, पहला ANC उन्होंने पूरा किया तो 3,000। उसके बाद बच्चे का जब जन्म हो जाता है तो फिर वो जन्म के बाद जो पहला टीकाकरण कंप्लीट करा लेते हैं तो भारत सरकार उन्हें 2,000 रुपए और देती है। इस तरीके से बेनिफिट पहुंचाई जा रही है। बात करें अगर सेकेंड टाइम वो गर्ल चाइल्ड के लिए प्लान कर रहे हैं, कल्पना करें पहली गर्ल चाइल्ड है और दूसरी भी अगर वो चाहते हैं गर्ल चाइल्ड ही, तो गर्ल के बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, इस तरीके की जो योजना है भारत सरकार की, उसको सपोर्ट मिलेगा। दूसरी बार भी अगर गर्ल चाइल्ड होती है और वो प्रेग्नेंट लेडी अपने आप को रजिस्टर कराए हुए हैं, तो दूसरी कन्या शिशु के होने पर भारत सरकार एक साथ जो जन्म के बाद मनी रिलीज करती है वो 6,000 रुपीज रिलीज करती है। तो एक तो ये है कि केवल पहले प्रेगनेंसी के लिए 5,000 रुपए मिल जाएंगे, वो भी 2 टुकड़े में मिलेंगे। और अगर दूसरी बार वो कंसीव करती है और गर्ल चाइल्ड होती है, तो पहली गर्ल हो और दूसरी भी गर्ल हो, तो सेकेंड गर्ल चाइल्ड के जन्म पर भारत सरकार 6,000 रुपए एक किस्त में प्रोवाइड कर रहा है। तो इसका बेनिफिट लिया जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पर सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना, जिसको सुमन योजना कहा गया, जैसे मैंने आपसे कहा, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, JSY का ही एक्सटेंसिव फॉर्म है PMMVY, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना।
इसकी बात हम कर रहे हैं। वैसे ही JSSK का एक्सटेंसिव वर्जन सुमन योजना है। सुमन योजना के तहत जो इसको हम कहते हैं वो है सुमन, यानी सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना। इस योजना के तहत तो सुरक्षित मातृत्व, सुरक्षित स्वस्थ बचपन का कॉन्सेप्ट लेकर के भारत सरकार काम कर रहा है। जैसे JSSK के तहत सब कुछ फ्री था, वैसे यहाँ पर भी फ्री होगा, लेकिन उससे ज्यादा ब्रॉड लेवल पर कवरेज होगा। ANC क्लिनिक में जहाँ पहले आते समय एम्बुलेंस की फैसिलिटी नहीं दी जाती थी, इसमें उस चीज को भी इंक्लूड कर लिया गया है। जहां पहले हम 42 डेज के लिए, 6 वीक के लिए हम मैटरनल जो हम केयर की बात करते थे, अब 6 वीक की जगह 6 मंथ तक हम माँ का ख्याल रखें, इसकी कोशिश की जाती है। ऐसे ही जो न्यूनेट ने जन्म लिया है उसको करीब 6 महीने से लेकर 1 साल तक हम उसको हेल्थ बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं। तो गर्भवती महिलाओं के जांच के लिए, इवन उनकी जांच के लिए भी एम्बुलेंस आएगा, ले जाएगा। गर्भवती महिलाओं का सारा खर्चा भारत सरकार उठाएगा। 6 मंथ तक माँ और बच्चे को, कई मामलों में 1 साल तक भी बच्चे को जो भी जरूरत पड़ेगी वो भारत सरकार मुफ्त में सारी चीजें उपलब्ध कराएंगी। इसी तरीके से अगर कोई नए बच्चे ने जन्म लिया और उसको कोई गंभीर, मान लीजिए कोई स्ट्रक्चरल कोई डिसऑर्डर है, उसके साथ कोई और समस्या है, तो उसका भी सारा खर्चा भारत सरकार ही उठाएगा। तो ये सुमन यानी सुरक्षित मातृत्व आश्वासन इंश्योर करना कि जो आउटकम है, जो भी बच्चा है और माँ है, उसके लिए जितनी भी जरूरत की चीजें हैं वो भारत सरकार उपलब्ध कराएंगी। तो JSSK और सुमन में क्या डिफरेंसेस रहे उसको देख लेते हैं। सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना, जिसे हम सुमन कहते हैं, वो एक्सटेंसिव वर्जन है JSSK का। देखें तो फीमेल ड्यूरिंग ANC डिलीवरी और पोस्ट डिलीवरी, यहां पर इतनी सारी चीजों पर फोकस किया जाता है। यहां पर क्या है, सेम वही चीज है ANC डिलीवरी, लेकिन जहां पहले 6 वीक तक ही मैटरनल केयर की बात की जाती थी, अब मैटरनल केयर अप टू 6 मंथ पोस्ट डिलीवरी की बात कही जा रही है। 6 महीने बाद तक माँ का ख्याल रखा जाएगा। जहां इसमें इन्फेंट्स के सामान्य डिसऑर्डर्स को कवर किया जाता था, इसमें किसी भी तरीके की बीमारियों को कवरेज की बात कही गई है। सभी तरीके के न्यूबॉर्न जो सिक हैं उनको स्वास्थ्य सुविधाएं प्रोवाइड करना। जहां पहले सर्विसेज केवल 12 दी जाती थी, सुमन योजना में 18 हेल्थ बेनिफिट्स या सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं। की फीचर ये है कि इसमें 0 बजट का प्लानिंग किया गया था, तो मतलब माँ का कोई खर्चा लगना नहीं चाहिए। यहाँ पर भी वही बात है, लेकिन उससे ज्यादा बड़े पैमाने पर ध्यान दिया जा रहा है सुमन योजना में। इसमें सर्विस गारंटी चार्टर की बात की गई है। इंश्योर किया जा रहा है कि जितनी जरूरत की चीजें वो सब कुछ हम मुहैया कराएं, उपलब्ध कराएं। इसमें डिग्निफाइड रिस्पेक्टफुल हेल्थ केयर एट नो कॉस्ट, इसमें 0 टॉलरेंस फॉर सर्विसेज इन पब्लिक, प्रोवाइड ए पॉजिटिव एक्सपीरियंस, ऐसा होना चाहिए कि माँ को अच्छा लगे। इन सारी चीजों पर ध्यान दें। तो सुरक्षित मातृत्व अभियान जो कि चलाया गया है, इसमें देखा गया कि भारत सरकार ने, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर ने इसको लॉन्च किया है। तो इसमें देखने वाली बात है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का डिपार्टमेंट भारत सरकार ने इसे लॉन्च किया है, जिसमें हम एंटीनेटल केयर, क्वालिटी एंटीनेटल केयर, मतलब ये कि हमें एम्बुलेंस की जरूरत होगी हम देंगे, आपको मेडिसिन की जरूरत हम देंगे फ्री। इसमें सभी वुमेन को बिना किसी भेदभाव के सबको दिया जाएगा। और माफ कीजिएगा, यहाँ पर ये है सुरक्षित मातृत्व अभियान की बात कह रहे हैं, ये सुमन नहीं है। सुमन में जो बात हो गई वो हो गई। यहाँ पर क्या है, भारत सरकार एक कैंपेन चला रहा है और उसमें भारत सरकार उम्मीद करता है कि सभी लोग, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर के हों या प्राइवेट सेक्टर के, सभी भारत सरकार के साथ मिल करके सहयोग करते हुए भारत में मैटरनल मोर्टेलिटी रेट और न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट को रिड्यूस करें। इसके लिए प्राइवेट सेक्टर को भी कहा जाता है कि किसी भी महीने की 9वीं तारीख को हम फ्री ANC क्लिनिक चलाएं। तो इसके लिए क्या कहा जाता है, द प्रोग्राम एड्स टू प्रोवाइड एश्योर्ड comprehensive and quality antenatal care free of cost universally to all pregnant women on the 9th of every month। 9वीं तारीख को इसको प्रोवाइड किया जाए। ये प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान का ये योजना है। इसमें भारत सरकार और हमारे प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान की शुरुआत 2016 में मन की बात को समय किया था। PMSMA सुरक्षित मातृत्व अभियान, जबकि इससे पहले क्या था, सुमन का फुल फॉर्म क्या है, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन। तो ये भूलना नहीं, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन अलग चीज है और ये जो टर्म है सुरक्षित मातृत्व अभियान है, आश्वासन नहीं,
अभियान है। तो इसके तहत प्रयास ये किया जा रहा है कि भारत सरकार मिनिमम पैकेज ऑफ एंटीनेटल केयर सर्विसेज टू वुमेन को प्रोवाइड करना चाह रहा है, खासतौर पर सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में। और इसमें भारत सरकार इसके लिए बहुत बेहतर तरीके से तैयारी चाहती है, प्राइवेट सेक्टर का भी इसमें हेल्प मांगती है, उसका भी यूटिलाइजेशन चाहती है। तो प्रोग्राम क्या करता है, एक सिस्टमैटिक अप्रोच कर रहा है कि एंगेजमेंट विद प्राइवेट सेक्टर विच इंक्लूड्स मोटिवेटिंग प्राइवेट प्रैक्टिशनर टू वॉलेंटियरली। इसके लिए हालांकि कोई पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन भारत सरकार चाहता है कि प्राइवेट सेक्टर के जो डॉक्टर्स हैं वो भी अपना वॉलेंटियरली इसमें सहयोग दें, और इस तरीके से जो गवर्नमेंट की हेल्थ का जो प्रोग्राम है ये बड़े एक्सटेंसिव लेवल पर लोगों तक पहुंचाया जा सके। तो ये सुरक्षित मातृत्व अभियान एक तरीके से अभियान चलाया जा रहा है, आश्वासन नहीं है, अभियान है। अभियान में क्या होता है, अभियान एक से ज्यादा लोग, तो इसलिए भारत सरकार कहते हैं कि मैं अपने सभी डॉक्टर भाई बहनों से आग्रह करता हूं कि वो हर महीने के 9वीं तारीख को सरकारी अस्पताल ही नहीं, प्राइवेट को भी अभी इसमें इंक्लूड करने की बात चल रही है कि गर्भवती महिलाओं को विशेष रूप से एएनसी सेवाएं मुफ्त में प्रदान करें। ये भारत सरकार, हमारे प्रधानमंत्री की ऐसा अभियान चला रहे हैं। देखिए, नारायण मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल, जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं या इस तरीके के जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, उनको भी इसमें मोटिवेट किया जा रहा है। गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व गर्भावस्था की सारी जांच फ्री में दी जा सके हर महीने की 9 तारीख को। इसके तहत देखिए ये कह रहे हैं कि अल्ट्रासोनोग्राफी, टीकाकरण, हीमोग्लोबिन, यूरिन शुगर, आयरन, फोलिक एसिड और जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं सभी जांच वो उपलब्ध करा रहे हैं। ये बिहार का एक पोस्टर जो कि दर्शा रहा है। नेक्स्ट लेवल पर हम चलेंगे अनीमिया मुक्त भारत के लेवल पर सोचने के लिए। तो भारत में जो फीमेल की डेथ का एक बड़ा कारण अनीमिया है, तो इसलिए भारत सरकार ने इसके लिए बहुत एक्सटेंसिव लेवल पर प्रोग्राम चला रखा है। और आप देखेंगे खासतौर पर 6 मंथ के बाद से लेकर 49 इयर्स की एज तक एक चाइल्ड से लेकर के, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप से लेकर के, मैटरनल से लेकर के सारे एडोलेसेंट तक को सबको कवर करने की कोशिश की जा रही, ताकि एक हेल्दी जब गर्ल होगी तभी वो हेल्दी मैटरनल जो उसके हेल्थ होगी वो बेहतर होगी। इसके कारण स्वस्थ बच्चा पैदा हुआ, उसका अपना माँ का जीवन स्वस्थ रहेगा। तो इसके लिए अनीमिया मुक्त भारत, इसमें छोटे लेवल पर बच्चों को भी जेंडर का ध्यान न रखते हुए मींस बॉयज एंड गर्ल्स सबको ये सुविधाएं प्रोवाइड की जा रही हैं। तो इसमें देखा जाए तो प्रोफाइलेक्टिकली आयरन, फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन सबको प्रोवाइड किया जा रहा है। इसके साथ रेड कलर, ब्लू कलर के टैबलेट्स दिए जाते हैं, पिंक कलर के भी टैबलेट्स हैं, पिंक, रेड एंड ब्लू ये चीजें दी जा रही हैं। आप देखेंगे डिवॉर्मिंग की भी इसमें फैसिलिटीज हैं, क्योंकि आप जानते हैं डिवॉर्मिंग वर्म्स की वजह से भी एनीमिया के बड़े चांसेस उसकी कोशिश। इसके अलावा हम इंटेंसिफाइड ईयर राउंड बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन कैंपेन भी चला रहे हैं। इसमें हम अनीमिया की टेस्टिंग के लिए हम डिजिटल मेथड्स की मदद ले रहे हैं, जिससे हम जल्दी से जल्दी हम पता कर सके, एनीमिया की कंडीशन को पता कर सके। मैंडेटरी प्रोविजन ऑफ आयरन एंड फोलिक एसिड फोर्टिफाइड फूड इन पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम। भारत सरकार चाहता है कि जो फूड हो उसमें आयरन का एक एडिशनल अमाउंट पड़ा हुआ हो, आयरन और फोलिक एसिड का। आपने अगर आप गेहूं के आटे अगर आप लेते हो, किसी भी कंपनी का आटा अगर आप लेते हो, तो उसमें फोर्टिफाइड आटा लिखा हुआ था, वो फोर्टिफाइड विद आयरन होता है। ये चीज भारत सरकार इंश्योर करने का प्रयास कर रहा है। एड्रेसिंग नॉन न्यूट्रिशनल कॉजेज ऑफ एनीमिया, खासतौर पे उन जगहों पर जहां पर सिकल सेल एनीमिया की संभावना है, उन सारी जगहों पर इसको कोशिश किया जा रहा है कि जो नॉन न्यूट्रिशनल कॉजेज हैं उनको भी हम एड्रेस कर सकें। तो बड़े एक्सटेंसिव लेवल पर काम हो रहा है। और आप देखेंगे इसमें मैंने आपसे कहा था ना, पिंक कलर के टैबलेट्स, ब्लू कलर के टैबलेट्स, रेड कलर के टैबलेट्स बनाए गए हैं। क्या इसमें जो कंसेंट्रेशन है उसमें डिफरेंसेस हैं क्या? बिल्कुल डिफरेंसेस हैं। आप देखेंगे पीडियाट्रिक एज ग्रुप के बच्चों में आप जो देते हैं वो 45 mg आयरन और 400 माइक्रोग्राम फोलिक एसिड देते हैं पीडियाट्रिक एज ग्रुप को। आप इस तरीके से 5 से 10 साल को, एडोलेसेंट को जो 10 से 19 साल के होते हैं उनको सामान्य तौर पर ब्लू टैबलेट्स दिए जाते हैं, ब्लू टैबलेट। लेकिन ध्यान देंगे अगर आप सोचें तो जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की फीमेल होती है उनको भी लगभग सेम कंसंट्रेशन का टैबलेट देते हैं, लेकिन रेड टैबलेट देते हैं। तो इनका ब्लू क्यों किया गया? ये जो 10 से 19 साल की बच्चियां हैं या बच्चे हैं उनके लिए हमने ब्लू कलर का टैबलेट क्यों कर दिया? आपको पता होना चाहिए, रेड कलर का टैबलेट देख करके लोग समझ जाते हैं ये प्रेग्नेंट है तभी खा रही है। यंग गर्ल को अगर आपने रेड टैबलेट दे दिया तो गांव में ये चर्चा हो सकता है कि रेड टैबलेट खा रही है, नहीं ये प्रेग्नेंट हो सकती है। तो इसलिए सेम कॉम्पोजिशन होने के बावजूद भी जो एडोलेसेंट
एज की गर्ल्स हैं उनके लिए जो सेम कंसंट्रेशन होने के बावजूद भी ब्लू कलर के टैबलेट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ पा रहे हैं। चलिए देखते हैं। इसमें जो शुरुआत होती है, अगर आप एक गर्ल को फोकस करें तो आप कल्पना करें, हालांकि 19 साल तक लड़कों को भी दिया जाता है, लेकिन अगर आप एक गर्ल पर फोकस करें तो 6 महीने से लेकर 5 साल तक, फिर 5 साल से 10 साल तक, फिर 10 साल से 19 साल तक, फिर 19 साल से जब वो प्रेग्नेंट होती है उस समय तक, फिर 20 साल से लेकर 50 साल तक या 49 ईयर्स तक ये दिया जाता है प्रोफाइलेक्टिकली। तो क्या क्या इसमें करते हैं दोस्तों, अगर आप देखें तो 6 महीने से 5 साल तक बाई वीकली 1 ml बाई वीकली, हफ्ते में 2 बार आयरन फोलिक एसिड का सिरप दिया जाता है। इसमें जो 1 ml होता है वो 20 mg एलिमेंटल आयरन और 100 माइक्रोग्राम फोलिक एसिड को प्रोवाइड करता है। ये चीज ध्यान रखेंगे, 1 ml में 20 mg एलिमेंटल आयरन और 100 माइक्रोग्राम फोलिक एसिड दिया जाता है। अगर मैं बच्चों की बात करूं दोस्तों, तो उसमें वीकली आयरन फोलिक एसिड दिया जाता है, जिसके तहत 45 mg आयरन और 400 माइक्रोग्राम फोलिक एसिड का पिंक टैबलेट दिया जाता है। तो क्या दे रहे हैं ये देखें आप, इसकी तुलना में आप देखें तो 75% ही ये आयरन की आपूर्ति की जाती है इन बच्चों को जो 5 से 10 साल के हैं। इतना ही नहीं, आप देखें तो 400 माइक्रोग्राम फोलिक एसिड कंसंट्रेशन याद रखेंगे पिंक टैबलेट्स, और ये वीकली दिया जाता है। चूंकि ये कोई ऐसा नहीं, ये प्रोफाइलेक्टिकली अवेलेबल कराया जा रहा है कि बच्चे हमेशा खाते रहेंगे रेगुलर टाइम पर तो उनको एनीमिया नहीं होगा, इसलिए भारत सरकार का अभियान है। एडोलेसेंट एज ग्रुप में हम कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं, वीकली देते हैं और ब्लू टैबलेट्स देते हैं। आप देखें खासतौर पर गर्ल्स को इस पे विशेष रूप से फोकस किया जाता है। प्रेग्नेंट लेडीज की बात करें तो डेली देते हैं 60 mg आयरन और 500 माइक्रोग्राम का फोलिक एसिड, और इसे हम 6 महीने के लिए देते हैं। कब से देते हैं? 6 महीने के लिए। कब से? सेकेंड ट्राइमेस्टर से लेकर हम शुरू करते हैं। तो ये कहां पर आप देखें, 3rd मंथ, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, ये तो हो गया ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। 6 महीने प्रेगनेंसी के समय हम देते हैं। इसके बाद न्यूबॉर्न का जन्म होता है। जन्म होने के बाद माँ को अगले 6 महीने के लिए पोस्टपार्टम पीरियड में भी, पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना, चौथा महीना, 5वां महीना, 6वां महीना, जब बेबी को फीड करा रही होती उस समय भी 6 महीने तक पोस्टपार्टम पीरियड में आयरन फोलिक एसिड के टैबलेट्स रोज देना चाहिए, ऐसी व्यवस्था की गई है। रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की अगर नॉन प्रेग्नेंट फीमेल है तो क्या करेंगे, हम वीकली देंगे यही टैबलेट, रेड टैबलेट्स वीकली देंगे। याद रहेगा इस तरीके से रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की फीमेल के लिए। अब तक आपने क्या देखा, ये जो कुछ भी आपने देखा अनीमिया मुक्त भारत के अभियान में, ये एक्शन में 6x6x6 स्ट्रेटजी मानी जाती है। इसमें देखा जाए तो 6 तरीके के बेनिफिशरीज चुने गए हैं। कौन है 6 तरीके के बेनिफिशरीज? इसमें देखा जाए तो 6 महीने से लेकर 5 साल के बच्चे वो जो 5 साल से 10 साल के हैं, एडोलेसेंट जो 10 से 19 साल के हैं, वुमेन जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की हैं, वुमेन जो प्रेग्नेंट हैं, माँ जो लैक्टेट करा रहे हैं उनको, तो आपको पता ही ना लैक्टेटिंग मदर को 6 महीने तक, वुमेन जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की हैं वो तो 20 साल से लेकर 49 ईयर्स तक, प्रेग्नेंट वुमेन को भी 6 महीने तक हम आयरन फोलिक एसिड देते हैं। ये चीज आपकी जानकारी में होना चाहिए। अगर मैं कहूँ इसमें हमारे और क्या क्या चीजें हैं, तो 6 तरीके से हम इंटरवेंशन करते हैं। प्रोफाइलेक्टिकली हम आयरन फोलिक एसिड देते हैं, डीवार्मिंग कराते हैं, बिहेवियरल चेंज कम्युनिकेशन, लोगों का अप्रोच ज्यादा बेहतर हो उसकी कोशिश, इसमें टेस्ट और ट्रीट करें न्यूट्रिशनल अनीमिया को बेहतर तरीके से, बेहतर मशीनों से हम जांच करें, और फूड में फोर्टिफिकेशन रखें। जैसे मैंने कहा आटा जो आज के डेट में लेते हैं फोर्टिफाइड आयरन का आटा होता है। एड्रेस करें नॉन न्यूट्रिशनल कॉजेज ऑफ अनीमिया को, एड्रेस किया जाए। इसके अलावा अगर जरूरत पड़ता है तो इंस्टीट्यूशनल हम एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके इस पर अप्रोच बनाएं, जैसे इंट्रा मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन, नेशनल अनीमिया मुक्त भारत की यूनिट स्थापित की गई है। नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस एंड एडवांस रिसर्च ऑन एनीमिया कंट्रोल, ये एक बनाया गया है। कन्वर्जेंस विद ऑल अदर मिनिस्ट्रीज, दूसरे मिनिस्ट्रीज के साथ भी संपर्क बना करके उसे बेहतर करने की कोशिश की है। स्ट्रेंथनिंग सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक, इसमें डिजिटल डैशबोर्ड की मदद ली गई है। INICT 2020 में पूछा गया प्रश्न, डोज ऑफ आयरन फोलिक एसिड अकॉर्डिंग टू एनीमिया मुक्त भारत गिवन टू एडोलेसेंट गर्ल। तो इसमें हम क्या करते हैं, वीकली देते हैं, वही डोज देते हैं जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की महिलाओं को देते हैं। तो 500 माइक्रोग्राम फोलिक एसिड और 60 mg एलिमेंटल आयरन वीकली देते हैं। हालांकि जो ये कंसंट्रेशन है यही रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की वुमेन को भी देते हैं, है ना। रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की वुमेन को जो 20 ईयर्स से लेकर 49 ईयर्स की एज की है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो हम
10 साल से 19 साल तक दे रहे हैं, ये तो हम कर रहे हैं। 5 साल से 10 साल तक के बच्चों को क्या करेंगे, उन बच्चों के लिए क्या करेंगे, तो वीकली हम 500 की जगह 400 माइक्रोग्राम फोलिक एसिड देते हैं दोस्तों, प्लस यहाँ पर हम 40 mg एलिमेंटल आयरन देते हैं। तो इस तरीके का हम प्रयास कर रहे हैं ताकि स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर की जा सके। कुछ योजनाओं के नाम एक बार रिकॉल कर लें। PMSSY स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, ये क्या होता है, एम्स जैसे इंस्टीट्यूट के सेटअप करने के बाद PMSSY के तहत। PMJ जन आरोग्य योजना, ये आयुष्मान भारत का यहाँ पर इंसेंटिव, यहाँ पर इनिशिएटिव लाया गया है। अगर मैं कहूँ PMMVY मातृ वंदना योजना, इसमें क्या किया गया, पहली डिलीवरी पहले बच्चे पर 2 इंस्टॉलमेंट में 5,000 रुपीज की व्यवस्था की गई है। आपको पता ही है 5,000 रुपए पहले जन्म पर दिया जा रहा है। इसी तरीके से PMSMY, ये क्या है, सुरक्षित मातृत्व योजना। सुरक्षित मातृत्व योजना, या इसे हम क्या अभियान कहना चाहिए, है ना। ये सुरक्षित मातृत्व अभियान है जो भारत सरकार चलाते हैं। तो नहीं, ये योजना, ओके, हाँ, ये सुरक्षित मातृत्व अभियान या योजना जो भी कह लें। देखिए, ये सुरक्षित मातृत्व अभियान या योजना हम कह लें, सुरक्षित मातृत्व योजना या अभियान की जो बात कही गई है, इसके तहत महीने के हर 9वें तारीख को, हालांकि इसको SMY भी कहते हैं, सुरक्षित मातृत्व योजना या अभियान, दोनों ही बात कही जाती है। इसमें हम हर महीने के 9वीं तारीख को फ्री ANC के लिए चलाए, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट। इसके अलावा SSN स्वास्थ्य सुरक्षा जो योजना है, उसके तहत NHM PMSSY PMJ के कॉम्बिनेशन की एक व्यवस्था की गई। PMBJK जन औषधि योजना, भारतीय जन औषधि केंद्र की बात हम करेंगे। तो इसमें भारतीय जन औषधि केंद्र जो जेनरिक मेडिकेशंस के आपके आसपास, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र की स्थापना की गई, उसके बारे में। अगर हम बात करें मिड डे मील की, तो मिड डे मील की जो टारगेट होते हैं वो बहुत ही शानदार रहे। इसमें गांव में रहने वाला बच्चा अपने डेली रिक्वायरमेंट का कैलोरी लगभग 1/3 और प्रोटीन की जो उसको आवश्यकता है वो हाफ स्कूल में ही पूरा कर ले। ये बहुत ही शानदार योजना है जो ICDS के तहत लागू की गई है। आप इसमें देखेंगे इसकी जो टारगेट है वो ये है, स्कूल में अटेंडेंस बढ़े, बच्चे स्कूल में खाना आकर के खाएं और उन्हें भूख नहीं, मीन्स उनको अपने खाने पीने की टेंशन नहीं रहेगी, तो ड्रॉप आउट्स भी रिड्यूस होंगे। बेनिफिशियल इम्पैक्ट बच्चों के न्यूट्रिशन पर पड़ेगा और हम हेल्थ और न्यूट्रिशनल एजुकेशन को इम्पार्ट करेंगे। हम क्रिएट करेंगे विलेज अपॉर्चुनिटीज फॉर द अंडर प्रिविलेज्ड वुमेन को। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर द अंडर प्रिविलेज्ड वुमेन के लिए हम तैयार करने का कारण ये है कि गांव की ही कोई महिला खाना भी तो पकाएगी। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि कोई गरीब महिला गांव की ही कुक के तौर पर बच्चों के लिए खाना बनाएगी, तो उसको भी हम एक रोजगार का अवसर गांव के लेवल पर ही पूरा करेंगे। तो ये बेनिफिशरीज कौन से हैं? पहली क्लास से लेकर 5वीं क्लास तक गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एडेड स्कूल के बच्चे, और इस दौरान उन बच्चों को 300 किलो कैलोरी 300 किलो कैलोरी से लेकर 8 to 12 ग्राम ऑफ प्रोटीन की आवश्यकता पर डे पूरी की जाती है। और इस तरीके से जो डेली रिक्वायरमेंट का 1/3 कैलोरी एंड हाफ ऑफ द प्रोटीन की रिक्वायरमेंट उन्हें पूरी की जाती है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट सप्लाई करता है, फुल कॉस्ट ऑफ प्रोक्यूरमेंट ऑफ फूड ग्रेन। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा पोषित की जाने वाली योजना है। एम्स नवंबर 17 और 18 में यह सवाल पूछा गया है, मिड डे मील स्कीम के तहत क्या प्रोविजन किया गया है? तो छोटे बच्चों को 1/3 कैलोरी और हाफ जो की नीड है प्रोटीन की, उसको हम पूरा करते हैं। जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना है उसके बारे में बात करें तो इसे हम नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के तहत जानते हैं। इसमें जो खर्चे होते हैं 75% केंद्रीय सरकार और 25% जो खर्चे हैं वो स्टेट गवर्नमेंट वहन करती है। इसे मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट भारत सरकार ने लॉन्च कर रखा है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज बिलो पॉवर्टी लाइन के लोगों को प्रोवाइड किया जा सके। तो ये प्रधानमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना एक तरीके से इंश्योरेंस पॉलिसी है। इसके बेनिफिशरीज के तहत हम देखेंगे, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत हम हॉस्पिटलाइजेशन कवरेज देते हैं। कितना? 30,000 पर फैमिली पर ईयर। 30,000 तक जो बेनिफिट हो सकता है पर ईयर पर फैमिली को हम प्रोवाइड करते हैं। वो चाहे पब्लिक में, प्राइवेट हॉस्पिटल में, कहीं पे भी कराएं, उनको ये बेनिफिट मिलती है। इस दौरान हम देखते हैं कि अगर किसी की डेथ होती है फैमिली मेंबर की, तो 25,000 तक ये कवर कर सकता है। प्री एक्सिस्टिंग कोई कंडीशन हो तो इसे
हम प्री एक्सिस्टिंग कोई भी कंडीशन हो, चाहे डे 1 से यहाँ पर हम उसको कवर करते हैं। इसमें कोई एज लिमिट नहीं है, सबको कवर करते हैं, लेकिन किसी एक फैमिली के 5 मेंबर को, यानी घर का मालिक, उसकी पत्नी और 3 उस पर डिपेंडेंट लोगों को ये सुविधा प्रोवाइड की जाती है। तो ये कवर करता है किसी फैमिली के 5 लोगों को, जिसमें हम हेड ऑफ द हाउस होल्ड को लेते हैं, उनकी पत्नी को लेते हैं और 3 डिपेंडेंट लोगों को इसमें शामिल किया गया। बेनिफिशरीज को केवल 30 रुपए पे करना होता है ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन, बाकी और कुछ नहीं करना है। 30,000 तक के जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो मुफ्त में किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में जाकर के ले सकते हैं। एम्स नवंबर 15 में पूछा गया क्वेश्चन, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, जिसके तहत कैशलेस, तो इसमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना जिसके तहत कैशलेस बेनिफिट ऑन प्रेजेंटिंग स्मार्ट कार्ड एंड फिंगरप्रिंट, ये बिल्कुल ठीक बात है। वैलिड फॉर अप टू 4 फैमिली मेंबर्स, नहीं, ये 5 फैमिली मेंबर्स के लिए होता है। कैन बी यूज्ड इन 1 डिस्ट्रिक्ट, नहीं, इसको आप भारत में कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रीटमेंट ओनली इन गवर्नमेंट, नो, इसमें प्राइवेट में भी आप करा सकते हैं। 30,000 तक का खर्चा भारत सरकार वहन करता है। तो ये कैशलेस बेनिफिट है जो कि स्मार्ट कार्ड और फिंगरप्रिंट्स की मदद से दिया जा सकता है। तो आप यहाँ पर देखिए, ये है राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, आप इसको देख सकते हैं। इसके कार्ड को दिखा करके आप अपने स्वास्थ्य संबंधी 30,000 तक के फैमिली के खर्चे आप बचा सकते हैं। एम्स नवंबर 15 में पूछा गया क्वेश्चन, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, एम्स नवंबर 15 में पूछा गया क्वेश्चन। तो ये तो आपने लगा लिया। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, सभी नाम मिलते जुलते इसलिए पढ़ना जरूरी है। तो ये राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, इसमें चाइल्ड के हेल्थ की स्क्रीनिंग और उसका अर्ली इंटरवेंशन किया जा सके, सर्विसेज दिया जा सके, एक सिस्टमिक अप्रोच बनाया जा सके। और इसके लिए करते क्या है, इसके लिए हम जो पहले स्कूल हेल्थ प्रोग्राम चलाया जाता था उसी को बड़े लेवल पर अब हम अप्लाई कर चुके हैं। तो स्कूल का जो हेल्थ प्रोग्राम था उसी को बड़े लेवल पर हम चला रहे हैं। और इसमें ऑब्जेक्टिव ये है कि अर्ली आइडेंटिफिकेशन हो, अर्ली इंटरवेंशन हो। कोई भी ऐसा चाइल्ड जो कि बर्थ से लेकर 18 साल तक का हो, उसको 4 डीज से हम बचा सके, उसको मैनेज कर सके। 4 डीज में डिफेक्ट है, डिजीज है, डिफिशियंसी है, डेवलपमेंटल डिले है। तो आपको पता होना चाहिए, डिफेक्ट अगर कोई बर्थ के समय है, भारत सरकार उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ठीक करने के लिए तैयार रहेगी। कोई बच्चे में बीमारी हो तो उसको भी हम मैनेज, भारत सरकार अपनी योजनाओं में शामिल करेगी। अगर कोई डिफिशियंसी की कंडीशन है या कोई डेवलपमेंटल डिले या डिसेबिलिटी है बच्चे में, तो उसको भी भारत सरकार कवर करेंगे। तो ये राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम है, ये NRHM योजना के तहत इसे लागू किया गया है। तो यह है क्या, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन का हमारा हिस्सा है। और इसके तहत हम क्या करते हैं, सभी बच्चों को कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर प्रोवाइड करने का प्रयास करते हैं। 4D में क्या है, डिफेक्ट है, डिफिशियंसी है, डिजीज है, डेवलपमेंटल डिले है। आप इसमें क्या देखते हैं, डिफेक्ट में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, डाउन सिंड्रोम, क्लेफ्ट लिप हो, क्लेफ्ट पैलेट हो, क्लेफ्ट फुट हो, टेलीपीज मींस क्लेफ्ट फुट, डेवलपमेंटल डिस्प्लेसिया ऑफ हिप हो, कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज, कॉन्जेनाइटल डीफनेस, कॉन्जेनाइटल कैटरेक्ट, रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी हो। इसी तरीके से डिफिशियंसी में एनीमिया, स्पेशली सीवियर एनीमिया, विटामिन ए की डिफिशियंसी, विटामिन डी की डिफिशियंसी, सीवियर एक्यूट मेल न्यूट्रिशन और ग्वाइटर जैसी समस्याओं को हम इसमें एड्रेस करते हैं। इतना ही नहीं, अगर हम NRHM के तहत जिन बीमारियों को कवर करते हैं दोस्तों, इसमें स्किन की कंडीशन जैसे स्कैबीज, फंगल इन्फेक्शन, एक्जिमा, इनको हम कवर करते हैं। ओटाइटिस मीडिया, रिमेटिक हार्ट डिजीज, डेंटल कैरीज, कन्वल्सिव डिसऑर्डर, कॉन्जेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म, सिकल सेल एनीमिया, बीटा थैलासीमिया, इन सभी को एड्रेस करने की बात हम इस योजना के तहत करते हैं, जिसका नाम है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। इतना ही नहीं, डेवलपमेंटल डिलेज और डिसेबिलिटीज से रिलेटेड अगर कोई समस्या है तो उसको भी हम यहाँ पर एड्रेस करेंगे। विजन इंपेयरमेंट हो, हियरिंग की समस्या, न्यूरोमोटर, मोटर डिले, कॉग्निटिव डिले हो या लैंग्वेज डिले हो, बिहेवियरल डिसऑर्डर हो, लर्निंग डिसऑर्डर हो, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, उन सभी को हम यहाँ पर कवर करते हैं। राष्ट्रीय जो बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम है, इस पर हमने इतना फोकस क्यों किया, क्योंकि इस पर एक बार सवाल पूछा गया था। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम जो कि किसकी स्क्रीनिंग के लिए को इंक्लूड नहीं करता है, INICT में ये सवाल पूछा गया था। ROP की स्क्रीनिंग हो, कॉन्जेनाइटल कैटरेक्ट हो, विटामिन ए की डिफिशियंसी, कॉन्जेनाइटल ग्लाउकोमा हो, तो
ये ऑप्शन नंबर डी इसमें होगा। हम विटामिन ए की डिफिशियंसी, कॉन्जेनाइटल ग्लाउकोमा को तो नहीं शामिल करते हैं, कॉन्जेनाइटल कैटरेक्ट को इंक्लूड करते हैं, आरओपी की रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी की स्क्रीनिंग हम करते हैं। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं एचआईवी के अपडेट्स की और एआरटी एंटी रेट्रोवायरल जो थेरेपी दी जाती है उसका क्या चल रहा है उस पर बात कर लेते हैं। तो एआरटी का जो मकसद है वो टेस्ट एंड ट्रीट पॉलिसी। इसमें हम क्या करते हैं, तुरंत अगर हमें कंफर्म हो गया कि एचआईवी पॉजिटिव केस है तो CD4 काउंट कुछ भी हमें मेडिकेशन स्टार्ट कर देना है। ध्यान रखना है, अगर बच्चा पीडियाट्रिक एज ग्रुप की बात करें तो 10 साल से बड़े उम्र का बच्चा 30 केजी से ज्यादा उसका वजन है तो हम टेनाफोविर, लेमिवुडिन, डोल्टोग्राविर जैसे मेडिकेशन देते हैं। लेकिन अगर 6 से 10 साल की उम्र है, वजन भी कम है, थोड़ा छोटा बच्चा है तो हम एबेकाविर, लेमिवुडिन और डोल्टोग्राविर देते हैं। इसमें देखा जाए तो यही मेडिकेशन हम देते हैं, अगर लगभग यही चीज हम यहाँ पर देते हैं। आप देखें डोल्टोग्राविर और लेमिवुडिन यहाँ पर भी शामिल किया गया है। यहाँ पर देखा जाए तो उम्र अगर थोड़ी और छोटी हो जाती है तो मेडिकेशन में एबेकाविर, लेमिवुडिन, लोपिनाविर या रिटोनाविर जैसे मेडिकेशन देते हैं अगर छोटी उम्र का बच्चा होता है। इस तरीके का मेडिकेशंस का कुछ अपना प्रोटोकॉल है। इसमें अगर माँ से बच्चे को, ये तो हो गया किसको हम कवर कर रहे हैं दोस्तों, पीडियाट्रिक एज ग्रुप के बच्चों को, जिसमें हम देख रहे हैं कि अगर बच्चे को है तो कौन सा हम मेडिकेशंस देंगे उसके बारे में बात करना है। लेकिन अगर पेरेंट यानी माँ से बच्चे को अगर ट्रांसमिट हुआ है तो उसके लिए भी हमें पॉलिसीज बनानी पड़ी है और उसके लिए देखते हैं कि अगर माँ ने पहले से ट्रीटमेंट ले रही है तो बच्चा सुरक्षित रहेगा। लेकिन अगर न्यूबॉर्न जो जन्म लिया है, अगर माँ ने मेडिकेशन नहीं ले रखे हैं तो मुश्किल ज्यादा होती है। तो हम देखेंगे टीएलडी का मतलब क्या, टेनोफोविर, लेमिवुडिन और डोलोटेग्राविर अगर मेडिकेशन माँ ले रही है तो अच्छी बात है। अगर माँ मेडिकेशन ले रही है प्रॉपर तब तो बहुत अच्छी टीएलडी रेजिमेन अगर ले रही है। न्यूबॉर्न अगर जन्म लिया, माँ ने टीएलडी रेजिमेन लिया है तो बच्चे को ज्यादा कोई खतरा है नहीं। माँ ने अगर एआरटी ले रखा है तो बच्चे को सिर्फ नेविरापिन देंगे। लेकिन अगर माँ ने एआरटी नहीं लिया, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी नहीं लिया, हाई रिस्क वो इन्फेंट हो जाता, उस समय हमें 2 मेडिकेशन लेना होता है, नेविरापिन और ज़िडोविडिन। अगर हम देखें तो जब कभी भी हम मेडिकेशन को ये शुरू कर देते हैं उसके बाद हम क्या करते हैं, 6 हफ्ते के बाद हम डीएनए पीसीआर या नेट न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट करा करके हम अर्ली डायग्नोसिस करते हैं कि माँ से बच्चे को पहुंचा तो नहीं है। कल्पना करिए, इसमें हम क्या करते हैं, बच्चे ने जन्म लिया तुरंत हम मेडिकेशन शुरू कर देते हैं। उस समय हम कुछ नहीं करेंगे, 6 हफ्ते के बाद हम टेस्ट करेंगे कि उसमें एचआईवी का इन्फेक्शन है या नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो इस तरीके का प्रयास हम करते हैं। पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस की अपनी गाइडलाइन है कि अगर बच्चे का उम्र 10 साल से ज्यादा, वेट 30 किलोग्राम से ज्यादा है तो वही टीएलडी रेजिमेन देंगे। 6 साल से 10 साल तक के बच्चों को वेट अगर 20 किलोग्राम से ज्यादा है तो जेडएलडी, जेडोविडिन, लेमिवुडिन और डोलोटेग्राविर देते हैं। 6 साल से कम और 20 किलो से कम का वजन है तो हम क्या देते हैं, जेडोविडिन, लेमिवुडिन और लोपिनाविर मेडिकेशन देते हैं। अगर बेस्ट मेडिकेशन की बात करें तो टीएडी रेजिमेन फॉलो किया जाता है। इसे स्टार्ट करना चाहिए 72 घंटे से पहले और इसे 4 हफ्ते के लिए कम से कम चलाना चाहिए। नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान का मकसद है 90-90-90, 2020 तक हम इस टारगेट को पूरा कर लें और 2024 तक 95-95-95। इसका मतलब क्या है कि 95% केसेस को हम डिटेक्ट कर लें, 95% जो केसेस हैं 2024 तक हम उसे ट्रीट कर लें और 95% तक हम वायरसेस को मेडिकेशन के द्वारा सप्रेस करके रखें। तो ये तरीका है 95-95-95 का जो 2024 में बनाया, हमें अचीव करना है। इस तरीके की योजनाएं बनाई जा रही हैं। एचआईवी पर रिसेंटली अपडेट जो आए हुए उसको एक बार देख लेते हैं। 1 दिसंबर 2022 को जो आए हुए वो हैं, उसमें एचआईवी के प्रिवेलेंस जो 15 साल से 50 साल की उम्र तक 0.21% है। हाईएस्ट केसेस हमारे देश में मिजोरम में है। प्रिवेलेंस का मतलब ये कि जो नंबर ऑफ पीपल जो एचआईवी पॉजिटिविटी के साथ रह रहे हैं भारत में वो 24 लाख के आसपास है। इंसिडेंस जो नए केसेस आ रहे हैं नए इन्फेक्शन के वो करीब 63,000 नए केसेस भारत में ऐड ऑन हो रहे हैं। इसकी वजह से मोर्टेलिटी जो एड्स रिलेटेड डेथ हो रहा है भारत में करीब 42,000 हर साल हो रहे हैं। ग्लोबल टारगेट क्या है, अटेनमेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में 3.3 जो इसका गोल है उसके तहत हम एंड करें एचआईवी एड्स एपिडेमिक्स को एज ए पब्लिक थ्रेट बाय 2030। तो ये कह रहे हैं कि ये सस्टेनेबल
डेवलपमेंटल गोल का जो चैप्टर 3 है वो बेसिकली स्वास्थ्य से रिलेटेड है। उसका जो पार्ट 3.3 है उसके तहत हम HIV या एड्स के एपिडेमिक्स को पब्लिक हेल्थ थ्रेट से समाप्त कर दें 2030 तक, इसका कोशिश किया जा रहा है। और जो भी डेटा है वो 2021 का ये दिया गया है। सर्वाइकल कैंसर के मामलों में 1970 का टारगेट हमें 2030 तक पूरा करना है। HIV के मामलों में आपको पता है 2020 तक हम 2020 तक 90 HIV के मामलों में 95 2024 तक। ऐसे TB के मामलों में हमने बात कर रखा है, इसमें 80-90 और 2025 तक 80-90 और 0 का टारगेट प्राप्त करना है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज में 25 तक 25 इनिशिएटिव को हासिल कर लेना है। तो एंड TB इनिशिएटिव के तहत आपको याद होगा कि कैटास्ट्रॉफिक जो एक्सपेंसेस हैं उसको रिड्यूस करना 90% तक, नए इंसिडेंसेस ना हो ये 80% तक इसको रोकना है, मोर्टेलिटी 0% हो इसका प्रयास करना है 2030 तक। ग्लोबल लेवल पर भारत सरकार इस टारगेट को 2025 तक हासिल करना चाहती है। अब बात करते हैं आई हेल्थ प्रोग्राम को। तो NPCB नेशनल प्रोग्राम ऑन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस एंड विजुअल इम्पेयरमेंट, इसमें 2016 में 6th डिजीज को ऐड किया गया जो कि रिफ्रैक्टिव एरर रहा है। तो इसके तहत भारत में जो पहले 5 बीमारियों पर फोकस किया जाता था, वर्तमान समय में रिफ्रैक्टिव एरर को इसमें शामिल किया गया 2016 में। और WHO के डेफिनेशन के अनुसार ब्लाइंडनेस की डेफिनेशन ये कहती थी विजुअल एक्विटी अगर 3/60 हो इन बेटर आई विद अवेलेबल करेक्शन, बेहतर तरीके से करेक्शन करा दे उसके बावजूद भी बेटर आई में विजुअल एक्विटी लेस देन 3/60 रह जाए, मींस उससे कम हो, तो फिर हम इसे क्या मानते हैं? इसे हम मानते हैं ब्लाइंडनेस। और आपने सारे करेक्शन करा लिए उसके बाद भी ये 3/60 या उससे कम है विजुअल एक्विटी, तो ऐसे मामलों को हम ब्लाइंडनेस के तहत रखते हैं। प्रिवेलेंस दुनिया के लेवल पर 0.6 पर 10 लाख होता है और वहीं पर प्रिवेलेंस भारत में 0.7 पर लाख ब्लाइंडनेस का है। तो इस तरीके से ब्लाइंडनेस का जो प्रिवेलेंस भारत में है दुनिया के एवरेज से कहीं ज्यादा है। और सबसे ज्यादा भारत में तो रिफ्रैक्टिव एरर की सबसे बड़ी समस्या है। तो विजन 2020 भारत सरकार ने जो लॉन्च किया था उसके तहत ब्लाइंडनेस का जो प्रिवेलेंस है भारत में 0.3 पर लाख तक लेकर के आना, जो सामान्य तौर पर 0.7 पर लाख है। तो WHO की लिस्ट में जो प्रायोरिटी पर जो बीमारियां रखी गई उसमें कैटरैक्ट मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस या ऑकुलर जो मोर्टेलिटी है वो कैटरैक्ट है। रिफ्रैक्टिव एरर ये मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ लो विजन, ये लो विजन को जो हम कहते हैं वो ऑकुलर मॉर्बिडिटी से संबंधित होता है, जबकि ब्लाइंडनेस का जो सबसे बड़ा कारण है वो ऑकुलर मोर्टेलिटी के तहत ब्लाइंडनेस का सबसे बड़ा कारण कैटरैक्ट है। मॉर्बिडिटी के तहत लो विजन को रखते हुए हम रिफ्रैक्टिव एरर को समझते हैं। इसमें चाइल्डहुड के ब्लाइंडनेस को भी एक प्रायोरिटी लेवल पर रखा गया। ट्राइकोमा, इसमें कॉबल स्टोन अपीयरेंस हमें देखने को मिलता है, ग्रेनुलोमैटस टिश्यू आईज में डेवलप हो जाते हैं। ये हम बात करेंगे जब चलेंगे कहाँ पर आप बताएं, ये जब हम चलेंगे डिस्कस करेंगे ऑप्थेल्मोलॉजी में। इसके लिए स्ट्रेटजी जो ट्राइकोमा को कवर करने के लिए वो सेफ स्ट्रेटजी जिसके तहत सर्जरी कराना है, एंटीबायोटिक्स देना है, फेस वॉश इस्तेमाल करने हैं, फेस को धुलना है और एनवायरमेंटल क्लीनिनेस की प्रयास करने हैं। इसके अलावा ऑन्कोसर्कोसिस जो रिवर ब्लाइंडनेस होती है अफ्रीका के देशों में, उसको भी कवर करने का प्रयास भारत सरकार के द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल को लेकर के, अगले लेक्चर में हम बात करेंगे।